हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बारे में कल हमने अच्छे से चर्चा करी थी। एमटीपी यानी मेडिकल उसके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, अबॉर्शन के बारे में। तो आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कल एमटीपी के बारे में चर्चा करी थी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जिसको अबॉर्शन के नाम से भी यूजुअली जाना जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया में उसको लीगलाइज कर दिया गया है, लेकिन कुछ कड़ी शर्तों के साथ। लीगल जब किया गया था 1971 में किया गया था और एमटीपी का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था सन 2017 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बच्चों इस चैप्टर में, वो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या इसको एसटीडी भी कहते हैं, जिसको आप यौन संचारित रोग कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? कोई भी रोग, किसी भी प्रकार की डिजीज जो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के दौरान ट्रांसफर हो जाते हैं, इस तरीके के रोगों को आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कह सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पे अगर ये ट्रांसफर हो रहे हो तो इस प्रकार के रोगों को आप यौन संचारित रोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि या तो मोस्ट ऑफ द एसटीडीज आर वेनेरियल डिजीजेस, वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआई, बट नॉट ऑल द एसटीडीज आर आरटीआई। कुछ इसमें जो रोग हैं वो वेनेरियल डिजीज कहलाते हैं और कुछ जनन मार्ग के संक्रमण जिसमें हो जाते हैं वो रोग कहलाते हैं। तो इसमें कुछ रोग ऐसे होते हैं बच्चों एसटीडी जो जीवाणु जनित होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे प्रकार से होते हैं। तो सम ऑफ द एसटीडीज आर गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसमें एड्स भी शामिल है। तो ये जो रोग हैं, इनके साथ क्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा, वैसे तो केवल नाम ही है लेकिन आपको थोड़ा सा विस्तार से, जो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा फैलने वाली बीमारियों को सामूहिक रूप से आप क्या कहते हैं, कंबाइंड तरीके से आप इनको एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीजेस कह सकते हैं, या इसको आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो कॉमनली ये जो गिनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, ये सारे के सारे। अच्छा, इसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से रोग होते हैं। जो ये गोनोरिया होता है बच्चों, इसका रोग कारक, इसका जो पैथोजन है, इसका नाम है नाइसेरिया गोनेरिया। इसका क्या लक्षण है? इससे जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस होती है उसमें बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, और जो रोगी है इसका, उसको यूरिनेशन के टाइम पे जलन महसूस होती है, यानी कि टॉयलेट करने में उसको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो ये इसका गोनोरिया रोग का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सिफिलिस रोग में क्या होता है, ये ट्रेपैनोमा पैलिडम नाम के रोग कारक के कारण होता है। तो ये एक मेन एसटीडी है, और ये अगर माँ संक्रमित है तो माँ के संक्रमित होने पर प्लेसेंटा के द्वारा ये बच्चे में भी, एम्ब्रियो में भी ट्रांसफर हो सकता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 सप्ताह का है, 3 हफ्तों का है। तो ये रोग जो है वो 3 अवस्थाओं में प्रकट होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है सिफिलिस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 अवस्थाओं में आपका प्रकट होता है। तो पहले से 6 हफ्ते तक प्राथमिक प्रावस्था है। उसमें क्या होते हैं कि जो जेनाइटल्स हैं उनमें जीवाणु युक्त कह सकते हैं आप, बैक्टीरियल घाव हो जाते हैं 90% परिस्थितियों में। उसके बाद ये बाह्य जननांगी भी हो सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ होठों पे और उंगलियों पर भी घाव हो जाते हैं। तो ये जो दूसरी स्टेज है वो होठों और उंगलियों पर घाव की है। ये द्वितीय अवस्था है, 3 से 8 सप्ताह की होती है। और उसके बाद मुंह, होठ
और जो जेनाइटल्स हैं उनकी श्लेष्मा पर, उसकी स्किन पे लाल भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं और उसके बाद इसका असर जीभ पे, गाल पे, मसूड़ों पे सफेद सफेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। एक मीडियम सा फीवर बना रहता है, भूख कम लगती है। और तीसरी स्टेज जब आती है तो ये बैक्टीरिया आपका हार्ट पे भी असर करता है, हृदय पे भी, मस्तिष्क में भी फैल सकता है और उसके बाद कोई मेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, दृष्टि भी कम हो सकती है और ये पैरालिसिस का कारण भी हो सकता है। तो सिफिलिस बहुत बड़ा मतलब भयंकर रोग है, ठीक है। इसमें आपका एक एड्स भी है बच्चों। तो एड्स जो है वो वायरल है, यानी कि विषाणु जनित प्रमुख यौन संचारित रोगों में आपका एड्स भी आता है। तो पहले हम बात करेंगे अब क्लेमाइडियासिस की। क्लेमाइडियासिस में क्या होता है? ये एक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीवाणु जनित एसटीडी है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस रोग में क्या होता है कि मेल्स के जेनाइटल से जो सिक्रीशन निकलता है वो कुछ मतलब गाढ़ा सा एक म्यूकस होता है, बहुत गाढ़ा सा। जब कोई अंग सड़ने लगे तो उस समय पे जैसा मवाद जैसा सिक्रीशन होने लगता है। तो और जब यूरिनेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा वो पेनफुल हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती है क्लेमाइडियासिस में। और इसमें अगर ये रोग किसी लेडी में है, फीमेल में है, तो उससे जो उसका सर्विक्स है, उसका यूट्रस है और उसमें बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, ठीक है। उसके बाद आपका जेनाइटल हर्ब्स आता है। तो ये सारे रोग जो है बच्चों, ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। तो उनसे बचने के कुछ उपाय आपको पहले ही चर्चा की जा चुकी है उसके बारे में। जेनाइटल हर्ब्स क्या होता है? ये रोग जो है वो टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, आप नाम नोट कर सकते हैं। जेनाइटल हर्ब्स जो होता है ये रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु से होता है, जेनाइटल हर्ब्स। और इसके लक्षण क्या हैं? इस रोग में जो इसका प्राइमरी सिम्टम है, जो इसका प्राथमिक लक्षण है, वो क्या है कि जननांगों पर छाले पड़ना या दर्द होना, उसके बाद फीवर, ज्वर और यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना या मूत्र त्याग में पीड़ा होना और लिम्स में सूजन होना, लसिका ग्रंथियों में अगर स्वेलिंग है तो ये भी इस जेनाइटल हर्ब्स का लक्षण है। अगर जो छाले पड़ रहे हैं, जो जेनाइटल्स पे छाले पड़ रहे हैं, अगर वो छाले फूट जाते हैं तो उससे ये जो संक्रमण है ये बहुत तेजी से फैलता है, यानी संक्रामक हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से संक्रामक हो जाता है। उसके बाद आता है एक रोग जो जेनाइटल वार्ट्स करके। जेनाइटल वार्ट्स क्या है? ये पैपिलोमा विषाणु से होता है। किससे होता है ये रोग? मानव के पैपिलोमा विषाणु HPV से होता है। और इसमें क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स ये हैं कि मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है वो, और फीमेल का लोबिया, उसके बाद इसका वल्वा, सर्विक्स और एनस के आसपास क्या बन जाते हैं? मस्से बन जाते हैं। और ये मस्से बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े पिंड के रूप में भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में HPV सर्विक्स कैंसर के 90 से 95% और वल्वा के से ट्यूमर से संबंधित है। जो ट्यूमर वाला आपको रोग सुनाई पड़ता है वो जेनाइटल वार्ट्स वाला ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आता है ट्राइकोमोनियासिस। आपका एक ट्राइकोमोनियासिस आता है और आपका आता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का क्या है? हेपेटाइटिस बी का ये है कि हेपेटाइटिस बी ये आपका इसके बारे में जानना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड, इसको नोट करेंगे, हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरल हेपेटाइटिस बी विषाणु HBV इसके द्वारा होता है। और इसका जो फैलने की गति है, फैलने की जो दर है, इसका संचारण जो है वो जिस तरह से HIV फैलता है, एड्स फैलता है, उसी तरह से HIV के जैसे ही हेपेटाइटिस बी भी
असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त से होता है। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो HIV से भी 100 गुना ज्यादा अधिक संक्रामक होता है, और इसका जो उद्भवन काल है, इसका जो पीरियड है पनपने का, वो 20 से 35 दिनों का होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं कि ये रोग इससे होगा, लेकिन वो अलग अलग सिम्टम्स को कलेक्टिवली इस रोग में देखा गया है। जैसे कि इसमें थकान होती है, उल्टी जैसी फील होती है, जिसको आप डॉक्टर्स जी मिचलाना कहते हैं। उसके बाद इसमें हेपेटाइटिस बी में पेट दर्द होता है, और कभी कभी क्या होते हैं, अर्थराइटिस की सिम्टम्स भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि लीवर भी डैमेज होता है, यकृत कोशिकाएं भी डैमेज होने लगती हैं, और उसमें बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ है जो जिसका सिक्रीशन ब्लड में बढ़ जाता है, तो इससे आंखें जो हो जाती हैं वो पीली होने लगती हैं, और संक्रमण ज्यादा होने पर सिरोसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी का अब प्रेजेंट टाइम में टीका उपलब्ध है, वैक्सीनेशन से इसको बचा जा सकता है, ये सीधे ब्लड से तैयार किया जाता है। HBV टीके में क्या क्या होता है, ग्लोबुलिन्स होते हैं, और जो व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। 1 से 6 महीने के दौरान 3 खुराक देने से ये जीवन पर्यंत प्रतिरोधी इससे बना जा सकता है, हेपेटाइटिस बी से। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पीलिया जैसे भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जो आंखें पीली हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, लेकिन आज के समय में इससे अगर बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया जाए, तीनों प्रॉपर खुराकें दी जाए, तो ये जीवन पर्यंत इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं बच्चों जिनके बारे में आपको बात करनी है। तो जो आपका एड्स सबसे ज्यादा जो हाल में चर्चित, और कह सकते हैं हाल ही नहीं, मतलब 2, 3, 4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक, या कह सकते हैं कि 10 साल से इस बारे में चर्चा होनी शुरू हुई, वो थी एड्स के बारे में। एड्स के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। तो वो किस प्रकार का डिजीज है? एक तो वो विषाणु जनित है, यानी कि वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है वो वायरल डिजीज है। पहला तो एड्स जो है वो वायरल डिजीज है। तो आप ये जो रोग हैं जिनके बारे में मैंने लक्षण और किस किस तरीके से होते हैं ये आपने नोट कर लिया है। गोनोरिया के आगे आप लिख सकते हैं, आप कहीं भी टिक करके लिख सकते हैं। गोनोरिया होता किसके कारण से है? गोनोरिया को हिंदी में बच्चों सुजाक नाम का रोग कहते हैं, और इसका जो रोग कारक है वो है नाइसेरिया गोनेरिया। इसका जो रोग कारक है, पैथोजन है, वो है नाइसेरिया गोनेरिया। तो इसको आप गोनोरिया के सामने डैश लगा के नोट कर सकते हैं, नाइसेरिया गोनेरिया। उसके बाद सिफिलिस का पैथोजन जो है, रोग कारक जो है, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। ट्रेपोनेमा पैलिडम। उसके बाद एक था आपका क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस उसका पैथोजन है, रोग कारक है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, CHLAMYDIA, ट्रैकोमेटिस TRACHOMATIS। ठीक है। उसके बाद आपका जेनाइटल हर्प्स है। जेनाइटल हर्प्स टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु। जेनाइटल हर्प्स के सामने लिखेंगे टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, और जेनाइटल वार्ट्स के सामने लिखेंगे पैपिलोमा, पैपिलोमा विषाणु, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन मानव पैपिलोमा विषाणु। उसके बाद आपका हेपेटाइटिस बी आ गया, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेपेटाइटिस बी HBV के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन needles or surgical instruments, blood transfusion and from the infected mother to the fetus. एड्स के बारे में जो चर्चा होनी शुरू हुई
वो लगभग 10 साल पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होनी शुरू हुई। हॉस्पिटल्स में इसके लिए अलग से क्लिनिक्स बनाए गए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र के लोगों ने काम करना शुरू किया। तो जो एड्स था वो सबसे ज्यादा चर्चित और मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शंस में से एक है बच्चों। तो जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV, ये दोनों ही इन्फेक्शन इन्फेक्टेड निडल्स से फैल सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी ये फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्प्स है, HIV इन्फेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी STDs जो हैं वो पूरी तरह से क्यूरेबल हैं, जिनके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात करी। लेकिन जैसे आपका ये HIV है तो ये अभी तक क्यूरेबल नहीं है, और उसको अगर बिल्कुल शुरुआती अवस्था में पहचाना जाए और प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए तो वो कुछ हद तक उससे मतलब उसके बहुत भारी नुकसान से कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन अभी वो मतलब इतना क्योरेबल है नहीं। तो इन सब में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मामूली होते हैं, बहुत ज्यादा साधारण होते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना डेडली डिजीज हो चुकी है। सिम्टम्स को देख करके अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर बहुत सिंपल सी सिम्टम है, जेनाइटल रीजन में इचिंग होना, है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, लाइट पेन रहना, हल्का हल्का दर्द रहना और स्वेलिंग होना, तो ये है तो बहुत साधारण सिम्टम्स, लेकिन ये बहुत बड़े रोग का सिम्टम भी हो सकते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड फीमेल है तो वो तो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि वो रोग से ग्रस्त होने के बावजूद भी, अगर रोग ग्रसित भी है उसके बावजूद भी कोई भी सिम्टम शो बहुत लंबे समय तक नहीं करती है उसकी बॉडी। ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का समय पे पता ना चल पाने का क्या रीजन होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने का कारण क्या होता है, ये होता है कि इन्फेक्शन की शुरुआती अवस्था में सिम्टम्स का या तो ना दिखाई पड़ना, एब्सेंट होना, या बिल्कुल ही समझ ना पाना। बहुत कॉमन सिम्टम्स होंगे, बहुत साधारण लक्षण होते हैं, इतने साधारण कि वो समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जुड़े कुछ सामाजिक कलंकों का भी लोगों को डर होता है, सोशल स्टिग्मा का भी डर होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आगे चल करके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे उसके फलस्वरूप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, PID हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। तो STIs क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं बच्चों, वो हेल्दी सोसाइटी के लिए खतरा है, थ्रेट हैं वो। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत इन सभी बीमारियों के जो प्रिवेंशन है, जो अर्ली डिटेक्शन को प्राथमिकता दी गई है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसको मतलब शुरुआत में ही अगर पता लग जाए तो उसको क्योर आसानी से किया जा सकता है। वैसे तो ज्यादातर लोग इन इन्फेक्शंस के प्रति क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। लेकिन 15 से 24 साल के बच्चे, जिसमें आप सभी भी आते हैं, क्लास 12 के बच्चे, ये रोग जो हैं वो इस एज ग्रुप के बच्चों में या कह सकते हैं इस एज ग्रुप में 15 से 24-25 साल के एज ग्रुप में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस एज ग्रुप के लोगों में ये रोग जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। इसका प्रिवेंशन जो है वो तो पॉसिबल है, वो संभव है। आप इन इन्फेक्शन से पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको इन्फेक्शंस ना हो, लेकिन उसके लिए कुछ साधारण नियम है, कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा, पालन करना चाहिए। क्या क्या पालन करना चाहिए? एक तो किसी भी अनजाने पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई रिलेशन बना भी रहे हैं तो हमेशा ही ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स। और उसके अलावा अगर आपको
डाउट होता है तो अर्ली डिटेक्शन के लिए फिर डॉक्टर से मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एड्स, जेनिटल हर्प्स एंड हेपेटाइटिस बी, अदर डिजीजेस आर क्योरेबल। कौन कौन सी डिजीज क्योरेबल नहीं है? एड्स क्योरेबल नहीं है, जेनिटल हर्प्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 3 खुराकें इस टीके की पूरी अगर दे दी जाए तो उससे बचा जा सकता है जीवन पर्यंत। When not detected and treated in time, they can lead to pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirth, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, मतलब ट्यूब में ही जो हो इम्प्लांटेशन वो ट्यूब के अंदर ही हो जाए, या इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। Therefore, prevention and timely detection and cure of these diseases are essential to ensure reproductive health. Some of the preventive measures are avoiding sex with unknown or multiple partners, use of condoms, to check with the doctor when in doubt. अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो किसी योग्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना और सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताया गया, और इन चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ये स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए, जिस एज ग्रुप में आप लोग आते हैं, तो आप लोगों के लिए ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसी एज ग्रुप में इस तरीके के रोग जो हैं वो ज्यादा पाए गए। ठीक है, एक एड्स के बारे में आप लोगों को जानना था कि एड्स जो होता है वो किस प्रकार का रोग है। एक तो वायरल डिजीज है, विषाणु जनित है, तो विषाणु जनित डिजीज में सबसे नंबर 1 पर एड्स ही आता है। एड्स जो है वो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इसका जो पैथोजन है, जो इसका रोग कारक है, वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, HIV। इसका पैथोजन जो है वो, रोग कारक जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। तो एड्स जो है वो रिट्रोवायरस, जब हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि रिट्रोवायरस या HIV या लिम्फोट्रोपिक विषाणु टाइप 3 या HTLV-3 नाम के विषाणुओं से हो सकता है। ठीक है, तो इस रोग का जो उद्भवन काल है वो 9 से 30 महीने का है। और लक्षण, प्रत्यक्ष लक्षण क्या है इसके? निरंतर ज्वर है, पेशियों में दर्द है, रातों को पसीना आना है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसमें, एड्स में। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में एड्स जो एक ऐसा रोग है कि ये क्योरेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर उपचार इसका क्या हो सकता है कि वर्तमान समय में तो प्रेजेंट टाइम में एड्स का कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो अगर एड्स हो जाए तो उस रोगी को 6 से 12 महीने तक थोड़ा सा उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो केवल टाइम कितना होगा? केवल 6 से 12 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। और इस दवाई को AZT, एजिडोथाइमिडाइव कहा जाता है। तो इसके परीक्षण की क्या विधियां हैं? एड्स कैसे पता लगाया जाए कि एड्स के विषाणु के परीक्षण की विधियों के लिए, अगर शरीर में आ रहा है तो HIV वायरस के मानव शरीर में आने के बाद 6 हफ्ते से 3 महीने तक इसका कोई परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विंडो पीरियड कहते हैं। और 3 महीने के बाद एक एलिसा नाम का टेस्ट होता है। एलिसा को आप फुल फॉर्म में बोल सकते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट, या दूसरा टेस्ट एड्स के सामने डैश करके लिखेंगे एलिसा टेस्ट, या दूसरा टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट। ये 2 विधियों से एड्स के वायरस का पता लगाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में ये चीजें पता लगती नहीं है और क्योरेबल नहीं है। तो क्योरेबल नहीं है जो चीज, तो इसमें क्या है कि बच्चों क्योरेबल नहीं है, ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो सावधानी ही इसका उपचार है।
ठीक है, उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि किस किस तरीके से आप बचे रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम आपको बताए गए, उन नियमों का पालन यदि कर लिया जाए तो कुछ इन रोगों से जो क्योरेबल नहीं है, साथ साथ उन रोगों से भी जो क्योरेबल हैं, एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आप लोग इजीली बच सकते हैं। तो कोई इतना बहुत बड़ा ये इशू नहीं है अगर अवेयरनेस है, आपको तरीके पता हैं, आपको आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में बताया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया गया, तो अगर उन चीजों को ध्यान दिया जाए तो इस एज ग्रुप के लोग इजीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी और अनवांटेड किसी भी खतरे से क्या हो सकते हैं, इजीली बच सकते हैं। उसके लिए कुछ नियमों के पालन करने होंगे, जो नियम आपको बताए गए। They are avoiding sex with unknown multiple partners, use of condoms to check with our doctor when in doubt। अगर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अधपके ज्ञान से बहुत अच्छा होता है कि किसी एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की सलाह ली जाए। तो जैसे कोई एक वकील आपको मुकदमे के बारे में सबसे सही सलाह दे सकता है, उसी प्रकार से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ वाइज, तो उसके लिए आपको अगर गांव में है तो हेल्थ वर्कर से सलाह लेना या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह लेना ही सबसे ज्यादा जरूरी और अच्छा काम होता है। क्योंकि जो ये नीम हकीम के चक्रों में जो पड़ता है बच्चों, तो उससे बहुत ज्यादा खतरा कम होने के बजाय क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एसटीडीज के बारे में जाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, कुछ रोगों के बारे में आपने जाना, कुछ इसमें क्योरेबल हैं और कुछ नॉन क्योरेबल हैं। तो एक सिंपल से कुछ रूल्स आपको बताए गए, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें एक यही लाइन में कहूंगी कि सावधानी ही उपचार है। अगर सावधानी के साथ आप सजग होके चलते हैं तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।